कहीं से दिखाई पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि लाल नीले कई रंगों के आलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। हम कांग्रेस के लोग हैं, तो कांग्रेस का झंडा है, तो इस झंडे में जो 3 रंग है, बाकी पार्टियों के झंडे में जो आपका रंग झंडा दिखेगा उन झंडों में 2 रंग होंगे, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी का झंडा है इसमें 3 रंग है और यही 3 रंग इस देश के तिरंगे के भी हैं। मेरे भाई, लोग आएंगे आपसे जज्बात की बातें करेंगे, कोई हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन कांग्रेस का कोई भी इंसान जब आएगा तो इंसान बन के वोट मांगेगा, इंसानियत के नाम पे वोट मांगेगा। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे बताओ, पिछले 5 साल में जब सबसे ज्यादा आप जुल्म का शिकार हुए, जब सबसे ज्यादा पुलिस की लाठियां आप पर बरसी, जब सबसे ज्यादा बुलडोजर तैयार रहा तो आपके लिए तैयार रहा, तो मुझे बताओ उस दौरान अखिलेश यादव कहां थे? उस दौरान अखिलेश यादव कहां थे जब मेरठ से लेकर के बिजनौर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक सिया आंदोलन के दौरान तुम्हारे बच्चों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही थी? तो कोई अखिलेश यादव किसी मां के आंसू पोंछने क्यों नहीं आया? कौन आया? प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आए। मैं गवा रहा हूं उस लम्हे का जब जामिया की बच्चियों पर, निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी, जब जामिया की लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोले से भर दिया गया। मैं उस रात दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक नारे लगा रहा था, अपनी बहनों की हिमायत में, अपने नौजवान साथियों की हिमायत में। और आपको पता है कि पूरे मुल्क में सिया आंदोलन के दौरान जब मैं इंतजार कर रहा था कि हमारा झोली भर भर के वोट लेने वाली पार्टियां, उनके रहनुमा निकल के सामने आए, तो मुझे कोई नजर नहीं आया। जब हाथरस में बिटिया को बलात्कार के बाद जला दिया गया, उसकी लाश को रात के 2 बजे, तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई अखिलेश यादव पहुंचे, उसके आंसू पोंछे, कोई बहन मायावती जी पहुंचे और उस बिटिया के मां के आंसू पोंछे, लेकिन कोई नहीं निकला। कौन निकला अपने घर से? प्रियंका गांधी निकली, राहुल गांधी निकले। 1 मिनट की 3 जब किसानों को कुचला जा रहा था लखीमपुर में, तो अखिलेश जी निकले तो अपने घर के बाहर बैठ गए धरने पर और वहीं से डिटेन हो गए। लेकिन प्रियंका जी निकली तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर इंकलाब बर्पा कर दिया उन्होंने। मेरे भाई, हमने आपकी लड़ाई लड़ी है मुद्दों पर। आप मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी नज़्में सुनते हैं, मेरी शायरी सुनते हैं। जब मैं नजीब के लिए नज़्म पढ़ता हूं तो आपके आंसू मेरे आंसू के साथ शामिल हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं पहलू खान के लिए आवाज उठाता हूं तो आप मुसल्लों पे बैठ के मेरी सलामती के लिए दुआ करते हैं। मैं जानता हूं कि आपने मुझसे बहुत मोहब्बत की है। आप जानते हैं कि एक 32, 33, 34 साल का एक लड़का बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए अलग ये कहता हुआ घूम रहा है कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं उस मोहब्बत की बुनियाद पर आपके बीच में आया। यहाँ शहजाद खड़े हैं, सदाकत है, इन लोगों ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं किसी भी तरह आज इस सभा में पहुंचूं। इन्होंने मुझसे रंजन की बड़ी तारीफ की और रंजन भाई, आज लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि कुछ भी हो आपने आवाम की मोहब्बतें कमाई हैं, इसमें कोई राय नहीं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस बार बहुतों को देख लिया है, अब तक मेरठ वालों आपने बहुतों को देख लिया है। इस बार आइए रंजन के साथ, क्योंकि रंजन के साथ हर समाज के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। और ये जो हिंदुस्तान जो खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें कोई भी चुनाव तभी जीता जा सकता है जब सारे वर्गों के लोग साथ में आए, सारे मजहब के लोग साथ में आए, सारे धर्म के लोग साथ में आए। और रंजन शानदार तरीके से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। मैं आपके बीच आया हूं ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच को इस मुल्क से कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी खत्म कर सकती है और कोई नहीं खत्म कर सकता। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी गर्दन तो सीबीआई ने पहले ही दबा रखी है, इनके पीछे तो पहले ही ईडी छोड़ रखी है। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके विधायक सिर्फ थानों से मोटरसाइकिल छुड़वाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। अगर नहीं बचाना चाहते हो, अगर
चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने 30 साल पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था और आपने कांग्रेस को छोड़ा था जिन शिकायतों की वजह से, जिन जख्मों की वजह से। मैं इमरान प्रतापगढ़ी उन जख्मों के मरहम लेकर के आपके बीच में आया हूँ और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शिकायत रही हो और उस शिकायत की बुनियाद पे अपना घर आपने छोड़ दिया तो आप जिस घर में गए वहां भी आपको इज्जत नहीं मिली। इस दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव जी ने अकलियतों की लीडरशिप खत्म करने की साजिश की है, किस तरह से आजम खान इतने दिन से जेल में है, लेकिन इमरान यहां खड़ा होकर ऐलान कहता है कि अखिलेश यादव जी झांक भी नहीं रहे थे उनके घर की तरफ। सबसे पहले तंजीम फातिमा साहिबा के छूटने के बाद मैं इमरान प्रतापगढ़ी उनके घर गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी को मजबूर होकर के उनके घर जाना पड़ा। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई अगर छोटी लड़ाई होती तो मैं आपके बीच में दामन फैलाने नहीं आता। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में अगर मेरठ शामिल नहीं हुआ, अगर मेरठ मुगालते में रह गया तो काम नहीं चलेगा। मेरठ वालों, आपने हमेशा मुल्क के मुस्तकबिल के साथ समझौता नहीं किया। मैं ये कहने आया हूं कि हमने जो हिंदुस्तान जिया है, हम जिस हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आने वाले हिंदुस्तान की जो फजा हो वो ऐसी ना हो, आने वाले जो हिंदुस्तान की फजा हो वो खूबसूरत हो, आने वाले हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो जहां हमारे आपके बच्चे खुली फजा में सांस ले सकें। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। समंदर नहीं आने वाला अपने हिस्से में। और मेरठ वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। मेरठ वालों, रंजन नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, पहले से आपकी खिदमत कर रहे हैं, नगर निगम में हैं, डिप्टी मेयर हैं और इनके साथ बाकी समाज का वोट भी है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रंजन पर भरोसा करिए, रंजन को जिताइए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपके जो बड़े मुद्दे हैं उन पर कौन लड़ रहा है। दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ कि जब त्रिपुरा जल रहा था तो अखिलेश यादव बोले? नहीं बोले। मायावती जी बोली? नहीं बोले। कौन बोला? राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोली। जब एक धर्म संसद के नाम पर लोगों के जेनोसाइड की, लोगों के कत्लेआम के भाषण दिए जा रहे थे, तो बताओ मुझे, अखिलेश यादव बोले? नहीं बोले। मायावती जी बोली? नहीं बोली। कौन बोला? राहुल गांधी बोले, कांग्रेस पार्टी बोली। जब विश्व कप में एक मैच हारने के बाद निशाने पे मोहम्मद शमी को लिया गया तो अखिलेश यादव बोले? नहीं बोले। मायावती जी बोली? नहीं बोले। कौन बोला? राहुल गांधी बोला। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है जो आपके बड़े मुद्दों पे लड़ सकता है। मैंने कहा ना, ये जो फुटकर पार्टियां हैं, इनके विधायक आपकी सिर्फ मोटरसाइकिल छुड़वा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उसमें भी पैसे ले लेते हैं, ये तो गलत बात है, तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों, जब लड़ाई बड़ी है, आप जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए हुक्मरानों के मंसूबे क्या हैं? उनके मंसूबे हैं कि इस मुल्क में किस तरह से जमहूरियत खत्म हो सके, लोकतंत्र खत्म हो सके।
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बोल दे वही सच मान लिया जाए। मुल्क को जमहूरियत से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की साजिशें हैं। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो आईन दे करके गए हैं, मौलाना आजाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के आजादी के बाद जो कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, कहां जा रहे हो। और हमारे बुजुर्गों ने अपने सरों पे बंधी हुई गठरियां उतार के रख दी थी। जिस मुल्क के तसव्वुर के लिए उस मुल्क को बचाने का ख्वाब देखते हैं राहुल गांधी। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। मेरठ वालों, महान बादशाह यूनान ने, सिकंदर ने यूनान मना रहा है, लेकिन एक आदमी, एक फकीर आदमी एक कंबल ओढ़ करके उनींदी आंखों से सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाके उसने जोर से लात मारी और लात मार के उससे कहा, क्यों रे फकीर, सिकंदर ने शहर फतेह कर लिया है, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर को देखा और सिकंदर से कहा, शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? आज पिछले 7 साल में क्या हो रहा है? कभी नोटबंदी की लात आपको पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात आपको पड़ रही है, कभी एक बाबा जी कहते हैं कि हम बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, बुलडोजर वाली लात मारेंगे, कभी बाबा जी कहते हैं कि नहीं, कब्रिस्तान शमशान इससे आगे निकलेंगे ही नहीं। हालांकि वो कब्रिस्तान और शमशान कहते कहते उन्होंने घर घर शमशान बना दिया। गंगा जी को पाट दिया, गंगा जी के निर्मल जल को लाशों से पाट दिया। कोरोना के दौरान मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई है, मैं इलाहाबाद में रहा हूं, पला बढ़ा हूं। जिस इलाहाबाद में संगम के किनारे रेती पे बैठ के मैं नज़्में लिखा करता था, कोरोना के दौरान वही रेती लोगों की लाशों से पट गई और जब उन पे रामनामी दुपट्टे उन लाशों पे डाले जाते हैं ताकि चिन्हित हो कि ये फला का शव है, तो नासा ने जब तस्वीरें खींची और पूरी दुनिया में फजीहत हुई तो रामनामी दुपट्टे हटाए गए ताकि वो लाशें चिन्हित ना हो पाए। सांसें मांगने पर एफआईआर हुए। जब कांग्रेस का हमारा यूथ विंग का प्रेसिडेंट पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या बेंगलोर के कोविड सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान कर रहा था। मेरे भाई, हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझसे लोग कहते हैं इमरान आप शायर हैं, आपके पास खुदा ने शोहरत दी, दौलत दी, मोहब्बत दी, सब कुछ दिया, आपने सियासत क्यों ज्वाइन कर ली और कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली? तब मैं लोगों से कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना था, मैं इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं कोई फुटकर पार्टी ज्वाइन करता और सांसद विधायक बन जाता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस मुल्क में आने वाले दिनों में अगर हम एक खूबसूरत हिंदुस्तान बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के गए, कुछ बड़े नेता, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब जतिन प्रसाद चले गए, सिंधिया चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में मैं राहुल के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हूं, मैं प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। और मेरे वालों, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 77 में हारने के बाद इंदिरा जी ने जो पहला कदम बढ़ाया अपने घर से निकल करके, वो मेरठ की जानिब भी बढ़ाया था। और आज कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में फिर से शुरुआत होगी तो वो मेरठ से ही होगी। तो मेरठ वालों, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। अपनी इन जिम्मेदारियों के मकसद को समझिएगा।